अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले 3-4 दिन मुसलसल एक ख़ास मौजू ज़ेर गुफ्तगू रहा भी और उसके हवाले से चीज़ें पेश भी करते रहे, अपना मौक़िफ़ भी दिया, बात भी की। तो इस दौरानिए में मुख्तलिफ़ जगहों से राब्ता हो रहा होता है, बात भी हो रही होती है। अच्छे बुरा सब कुछ सुनने को मिलता है। अच्छा बुरा तो ख़ैर मैं शायद नहीं कह सकता, मुस्बत मनफ़ी की हद तक ज़्यादा बेहतर रहेगी बात। तो एक तो मैं अपने जो कमेंट्स करने वाले थे उनमें से 3-4 उनको मैंने लिखा भी, उसमें वहाँ पे ज़िक्र भी कर दिया कि वो एक लफ्ज़ है जो पता नहीं माहौल से ही आप लफ्ज़ लेते हैं, माहौल में पहले चीज़ें आम होती हैं, वही फिर आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाती हैं। वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि जी खूब चित्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि पहली बात तो ये है कि मैं अपने तौर पर ख़ुद मुझे भी तो हो कि मेरी नीयत में क्या शामिल है। एक तो मैंने ये जो गुफ्तगू करनी होती है ये चित्रोल समझ के कर ही नहीं रहा होता, इसको ये लफ्ज़ एक बिलो द डिग्निटी है। आपके साथ ज़्यादती जुल्म करने वाला मुआशरा हो या जो कोई भी हो, या उधर से भी एक मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं और उनके ख़्याल में बाज़ लोग तो दयानतदारी से यही समझते हैं कि शायद हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि इख्तलाफ करने की भी एक उसकी कोई SOP होती है, उसका कोई तरीक़ाकार होता है। वो अगर हमारे मुखालिफ 1 नहीं 10 नहीं 50 राय हों, कोई हर्ज नहीं है, सबको अपनी अपनी राय रखने का उसी तरह हक़ है जिस तरह के उनकी राय के साथ हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, लेकिन हमें बाहमी मुकालमे के दौरान, गुफ्तगू के दौरान बाज़ अल्फाज को, जिस तरह जॉन एलिया ने कहा ना कि हमने सोचा नहीं था वहशत में, कुछ सुखन तो ज़ुबान के थे ही नहीं। तो ये एक लफ्ज़ जो है ये मुझे ज़रा बहरहाल चीप लगता है, मैं इसको पसंद नहीं करता। अपना अपना ज़ौक़ होता है और जैसे वो क़ारीन हों आपके या नाज़रीन हों या आपके सामीन हों, सुनने लिखने बोलने वाले सारे आपके एक तरह से बाहमी तबादला ख़्याल करते करते फिर वो आपके सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। फिर रोज़ाना बात होती है, फिर बाज़ जो हैं जो बिल्कुल रेगुलर उस पे आके बात भी करते हैं, कमेंट भी देते हैं, तो उनके साथ एक आपका ज़हनी राब्ता हो जाता है, एक आप हाउस होल्ड की तरह एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। तो जब ये है तो फिर आप अपनी पसंद नापसंद बता भी सकते हैं वहाँ पर। ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप किसी की तरफ खाने पे बैठे हों तो वो भी आपसे पूछ लेते हैं कि आप मतलब चाय पेश करने लगे तो कितनी चीनी चाहिए आपको, 1 या 2 चम्मच। तो ये जो चित्रोल का लफ्ज़ है ये अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं मेरी चाय में ये ना डालें, मतलब मेरी ये दरख्वास्त होगी। उसकी एक दूसरी रीज़न है, वो ये है कि ये जो हालात हैं इसमें पहले तो दोनों तरफ की जो तकलीफ़ दह बातें हैं उनको हाईलाइट करना, फिर ये बताना कि बात कहाँ तक आ गई है। फिर आप वहाँ देखें कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में कि वहाँ अब इदारों की रस्साकशी को बहुत साल हो चुके हैं और अब पिछले चंद महीनों से तो वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रेसिपिटेट होके बिल्कुल ऊपर आ चुकी हैं, तैर रही हैं, सतह के ऊपर नज़र आ रही हैं। अब एहतियातन कोई उस पे बात ना करे तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन बातें तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं, साफ़ नज़र आ रही हैं खुल के। तो जब ये फ़ज़ा हो चुकी होती है, जब ये सूरत हाल आ चुकी हो, तो उस वक्त अगर उन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी हो तो एक तो बात करते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसे बेलाग तबसरा करने का मतलब बदतमीज़ तबसरा नहीं होता। बाज़ दफ़ा लोग बेलाग का लफ्ज़ जहाँ आता है तो उसका मतलब ये समझते हैं कि शायद इसमें ये इनबिल्ट है कि अब अगलों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल नहीं किया जाएगा, उनकी लिहाज नहीं होगा, इदारों के वक़ार का ख्याल नहीं, जो कुछ भी है वो अपना डिमोशन या उनका जो ज़वाल की बाज़ इंडिकेटर्स ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें अभी मौजूद हैं तो उनका एक रख रखाव है, उनका एक लिहाज है, उनका एक वो है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, तो टाइटल तो उसी शख्स के ऊपर लगा हुआ है, तो जब तक उनके नाम के ऊपर वो टाइटल रहेगा तो जहाँ कहीं उनको कोई एड्रेस करेगा तो वो इज़्ज़त-माब वज़ीर-ए-आज़म करके उनको ख़त लिखेगा ना। तो इसलिए इन चीज़ों को बहरहाल ख़्याल करना चाहिए। इख्तिलाफ़ राय का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो कल मुझे प्रोफ़ेसर ताहिर मलिक साहब ने एक छोटा सा क्लिप भेजा जिसमें वो इमरान खान साहब
अपने धरने के दिनों में कंटेनर पे खड़े हो के, तो साथ जहांगीर तरीन भी हैं, ये जो सारी इस वक्त की कैबिनेट है वो उनके चेहरे वहाँ नज़र आ रहे हैं, और झंडे उन्होंने मफलर बना के गले में डाले हुए हैं, और वो बार बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ़लाँ बस चीख के जो उनका उस स्टाइल था उस वक्त, ज़ाहिर है वो घेर रहे थे अब इंसानी समातों को भी, इंसानी जहनों को भी, इंसान की उम्मीदों को भी, वो अपने चीखम धाड़ के ज़रिए एक खोंटे पर इकट्ठा कर रहे थे। तो उसमें आतिफ मियाँ का उन्होंने ज़िक्र करना था, तो वो फिर पीछे से वो जहांगीर तरीन और ये जो जिधर खड़े थे वो कान में फिर बता रहे हैं कि नाम हाँ हाँ जी उनका नाम है आतिफ मियाँ, तो यहाँ पर मैं अपने समधी को या उसको क्यों फाइनेंस मिनिस्टर लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा तो मैं उस तरह के इकोनॉमिस्ट को क्यों नहीं लगाऊंगा। जाहिर है कि उस वक्त वो बातें हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में हो रही थी। तो जब ये इस तरह की बात कर ली, अब वो क्लिप तो मौजूद है, उनका वो स्टेटमेंट भी मौजूद है, और फिर उसके बाद वाला वो स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कादियानी है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं और फ़लाँ है फ़लाँ है। तो एक वुड बी वज़ीर आज़म और अब वज़ीर आज़म, उनका इल्म का, इंफॉर्मेशन का और उन समाजियात के साथ उनकी जो ज़हनी मुताबिकत है और उनकी हर वक्त की फिंगर टिप पे जो इंफॉर्मेशन होती है मामलात की, वो तो एक MPA MNA से भी तवक्को की जाती है कि उसको भी ये पता हो। वो तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। तो ये जब आज उन्होंने मुझे भेजा तो रूए सुखन ज़ाहिर है उनका इस तरफ था कि उसके बाद उनके जो उसमें से वो उनको हायर करने के बाद, और हायर भी क्या मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नहीं, एक कौंसिल के तौर पर, लेकिन फिर वो किस तरह वहाँ से बैकआउट हुए और क्या। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ख़ास सतह की डीमेरिट्स और डिसक्रेडिबिलिटी की तरफ इशारे देती हैं, बताती हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि वो जो शख्सियात इस वक्त हमें रूल कर रही हैं आपके पाकिस्तानी मुआशरे को, वो उनसे जिन बड़े फ़ैसलों की तवक्को रखी जा सकती है वो उनमें नहीं थे। बाय द वे, अभी आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी अपनी बेटी से बात हो रही थी, तो उसने मुझे जेन आस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस उसका जो नावल है उसमें से कहती, पापा मैं आपको एक दो लाइनें ना सुनाऊं। ज़ाहिर है वो जो अच्छी नस्ल सामने आती है तो वो बड़े शौक़ से कहते हैं, और अच्छी नस्ल में उनके हौसला अफजाई का तकाजा भी होता है कि मैं उनको कहा जी बेटा सुनाओ। तो वो उन्होंने वो लाइन सुनाई, तो वो जो उस जिन लोगों ने वो नावल पढ़ा हुआ है उनको अंदाज़ा है बरतानवी ज़ुबान का या इंग्लिश ज़ुबान का जो क्लासिकल लिटरेचर है, जेन आस्टन उसमें फ़ाल करती हैं, और मास्टर्स जो है वो आपका अंग्रेज़ी में कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उनको उस नावल के ऊपर एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ा जाता है, और वही नावल ज़्यादातर। तो वो उसमें जो फैमिली का हेड जो घर का सरबराह है उसने एक बात की कि उसकी बेटी का कहीं रिश्ता आया तो उसने इनकार कर दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पर। बीवी की जो सोच है वो अपॉर्चुनिस्ट थी, तो नावल के मुताबिक तो उसने आई उसकी स्टडी में अपने मियाँ की और कहती है कि देखो उसने इनकार कर दिया है, बड़ी स्टॉबर्न बच्ची है, तो अब अगर फ़ौरन बुलाओ और उसको समझाओ। तो उसने घंटी बजाई, बेटी भी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही है, माँ खड़ी है, वो दोनों को सुना के कहती है अगर इसने ये रिश्ता कबूल ना किया तो मैं आइंदा सारी उम्र इसकी शक्ल नहीं देखूँगी। तो अब वो एक ठंडे और तहम्मुल वाले मिजाज का बंदा था। उतनी देर में वो बेटी आई, उसने उसको पूछा कि डिड मिस्टर सो एंड सो अप्लाइड फॉर योर हैंड, कि उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा था, तुम्हें पता है? तो कहती यस सर। उसने कहा हाँ जी पापा उसने कहा था, ऐसी बात हुई है। तो कहता है और फिर तुमने क्या इनकार कर दिया है? कहती जी मैंने इनकार कर दिया। तो वो अपने बड़े मोहब्बत से और एक अपनाइयत से अपनी बेटी को अपनी बीवी के सामने मुखातिब करके वो अपनी स्टडी में बैठे हुए, माहौल है पूरा उसका, तो वो उसको कहता है माई चाइल्ड यू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक नाउ। अब तुम्हें बड़ा एक मुश्किल इंतखाब करना पड़ेगा कि अगर तो तुम अब उस रिश्ते का जिसका तुम इनकार कर चुकी हो उसको वापस कबूल नहीं करती हो, तो तुम्हारी माँ कहती है कि वो आइंदा सारी ज़िंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी, और अब अगर तुम उसका कबूल करती हो दोबारा जिसको तुम अपने मेरिट्स के लिहाज से रिजेक्ट कर चुकी हो, तो बेटे फिर मैं सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। ये कैरेक्टर हैं, इस तरह कैरेक्टर्स बच्चों के
उनके उसमें डाले जा रहे हैं। इसी बात को कल बाद में फिर ज़फ़र इकबाल ने जो अपने शेर में लिखा कि झूठ बोला है ज़फ़र तो उस पर कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। पहले भी मैंने ये कोट किया था, तो कहीं लफ्ज़ का आगे पीछे हो गया हो तो मैं उसकी पेशगी माज़रत कर देता हूँ, सामने नहीं है ये मेरे। तो बात यह है कि ये किरदार आपको शुरू से सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आपने जब बात करनी है तो फिर उस पर कायम किस तरह रहना है, स्टैंड लेना है तो फिर आपने कहाँ तक जाना है। और असल में तो ये सारा कुछ जब पढ़ाया और समझाया और बताया जा रहा होता है तो बेसिकली आप अपॉर्चुनिज़म और मौका परस्ती के ख़िलाफ़ अपनी नस्ल तैयार कर रहे होते हैं, अपना स्टफ़ तैयार, ह्यूमन स्टफ़ तैयार कर रहे होते हैं। और वहीं से जो शख्सियतें उभर के आती हैं वो फिर कहते हैं कि ख़ुद अपने खून से हाथों में रोशनी भर ली, दिए का नाम दोबारा नहीं लिया मैंने। ये कैफ़ियत वाला जब आपके पास स्टफ़ होता है, उसमें से जो लीडरशिप ऊपर उभर के आती है, वो अगर कहीं अपनी इलेक्शन कैंपेन में किसी आतिफ़ मियाँ, किसी इकोनॉमिस्ट या किसी बड़े शख्स को आइंदा हायर करने का नाम लें तो फिर एक मुलवाना और उसका टेप रिकॉर्डर नहीं, फिर पूरी की पूरी जमातें और पूरे मुल्क आपके सामने आ जाएं, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी एक मिसाल, अभी इमरान खान को कायद-ए-आज़म बनाने का बहुत शौक़ है लोगों को, और वो इनको बस वो कभी कभी जिना कैप पहना के अज़राए तफन्नुन वो दिखाया भी होता है इन्होंने। तो कायद-ए-आज़म के सामने ये मामला इस तरह पेश हुआ था। आप आतिफ़ मियाँ को हटा दें एक मिनट के लिए, सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब उस वक्त जिस हैसियत में थे वो तारीख़ से दिलचस्पी रखने वालों को बहुत अच्छी तरह पता है, पार्टीशन से पहले भी वो एक सरबराह नाम के तौर पर अपनी जगह बना चुके थे। तो जिस वक्त मुस्लिम लीग की रुकनीत से हटाने के लिए उलमा के वफ़द पेश होते रहे, मौलवी बड़े बड़े उन्होंने ऑफ़र्स की, बल्कि कहने वालों ने ये तक कहा कि हम अपनी दाढ़ियों से तुम्हारे बूट साफ़ कर देंगे अगर तुम इसको निकाल दो। और इन अहमदियों की रुकनीत के ऊपर बुनियादी बात थी। तो जब वो हुई तो उन्होंने एक असूली बात की, वो भी उस वक्त उनको भी एक कंटेनर ही की कैंपेन दरपेश थी। पाकिस्तान इंडिया की तकसीम होने जा रही थी, उनकी सारी ज़िंदगी की जो कोशिश थी वो दाव पे लगी हुई थी। ज़रा सा इधर उधर हो जाता है बैलेंस तो कुछ का कुछ हो सकता था, जैसे कि तकसीम होते वक्त जो हदबंदी कमीशन के मौके पर वो तफासील भी आएंगी, उसमें फिर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का क्या रोल रहा और किस हद तक, वो लंबी बातें हैं। मैं कभी कोई ऐसी बात हो तो मैं कहता होता हूँ कि अबू नाइल के नाम से साहिबज़ादा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब बहुत तहकीकी मज़ामीन लिखते हैं। तो वो जब कोई आए बात तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये हैं सारे हवालों की जब बात आए तो वो फिर वो उस पर इतना काम कर रहे हैं, इतना उनका दकीक और वकी होती हैं चीज़ें कि फिर वहाँ पर ये नहीं है कि आप कहीं उंगली रख के कह सकें कि यहाँ से ये बात यूँ नहीं तो यूँ है। अल्लाह ताला उनकी उम्र और सेहत में बरकत रखे, कमाल काम कर रहे हैं और एक ही वक्त में, यानी उनका प्रोफेशन कुछ और है, कर कुछ और है। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की तरह कि वो पेशे के लिहाज से बैंकर थे, बैंकर को ख़ुद सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं होती, और वो साथ इतना बड़ा मिज़ाज में वो काम छोड़ के कि अब कोई करेगा तो पता चलेगा कि कैसे किया जाता है इस तरह का काम। डॉक्टर साहब को भी हम अरसा दराज से देख रहे हैं। तो बात इनके ऊपर तो खैर बहरहाल उनके मज़ामीन के हवाले से मैं सोच रहा था कि किसी वक्त एक अलहदा से प्रोग्राम हो कि किस दिक्कत नज़र के साथ और किस मेहनत के साथ वो कैसे कैसे हवाले जमा करते हैं और फिर उनको पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी, और बाज़ सूरतों में तो किताबें किस तरह मुहैया करनी, ये एक जान जोखों का काम है। ये इतना आसान काम नहीं है। जो इस फील्ड में जाते हैं उनको पता है कि आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशीं सांस फूल जाती है और फ़र्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो बात चल रही थी कि जिस तरह हमारे दोस्त उस पर फिर तबसरे की तरफ आते हैं, तो मैं पहले वो समेट लूँ कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के लिए जब बहुत ज़्यादा इसरार हुआ तो कायद-ए-आज़म थे, वो इमरान खान नहीं थे। उस साल का
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सदर है वो कायद आज़म ने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को 30-31 या 31-32 वाला वो बनाया और बिलफेल जवाब दिया कि ये जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो ये उसका जवाब है। तो बात यह है कि वो अक़दार तो फिर उन अक़दार के लिए, लेकिन वही बात है, फिर मैं एक और भी बात पेश करना चाहूँगा कि आप पिछले अपने 40-50 साल के अपने जो सियासतदान बड़े बड़े सरबराह हैं, अब भुट्टो साहब से बड़ा जो स्वीपिंग मेजॉरिटी वाला और हर दिल अजीज़ी और रोटी कपड़े और मकान पे पूरी वो किसी ने अगर देखा हो वो अमिताभ ने जो गाना गाया हुआ है ना एक, वो कजरा रे वो पूरे के पूरे सारे साथ लेके वो अपने डांस में चल पड़ता है। तो भुट्टो साहब जो हैं वो कजरा रेरा करते करते वो पूरी कौम को उन्होंने साथ तो लगा लिया, लेकिन जब जूतियों में अंगारे भरे उस वक्त फिर स्टैंड लेना, वहाँ पता चलता था कि सियासतदान कौन है, कायद आज़म किस चीज़ को कहते हैं और क़यादत बाई इटसेल्फ कौन सी मौत मांगती है इंसान से। तो बस उसी वक्त जनाब उधर से जुमे की छुट्टी अनाउंस हो रही है, बारें बंद हो रही हैं, शराबों पे पाबंदियां लग गई हैं, खुद सारों को अवेलेबल है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि भुट्टो साहब को भी सारी ज़िंदगी अवेलेबल रही, उनकी कैबिनेट को भी अवेलेबल रही, लेकिन चूँकि उसके पॉइंट्स सियासी पॉइंट स्कोरिंग की करनी थी ना, तो वो जो आपकी हाईएस्ट नुमाइंदा जमहूरी लीडरशिप थी, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो था, उसने ये पूरा रोड मैप बना के दिया कि जब जब आपकी जूतियों में अंगारे भरेंगे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप मुल्लायत के साथ गठजोड़ करेंगे, आप 9 सितारों के इत्तेहाद को डिफीट करने के लिए इस्लामाइजेशन को आगे लाएंगे और उससे आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ को वेंटिलेटर के ज़रिए, इस तरह के वेंटिलेटरों के ज़रिए आप बढ़ावा देंगे। वो बचे तो कोई नहीं ना, कोई भी नहीं बच सका। लेकिन कहीं पढ़ा मैंने कि वो कायद आज़म जब थे, गवर्नर जनरल भी थे, लीडर उनसे ज़्यादा हार्दिल अजीज़ कौन होना था, तो वहाँ उस वक्त उनका कोई कोर कमांडर या कोई बल आर्मी का सीनियर जो जिसकी उस वक्त कायद आज़म तक इस तरह रसाई हो सकती हो, तो उसने कहा कि सर मेस में आप शराब बंद करते हैं, बाई ऑर्डर गवर्नर जनरल के ऑर्डर के ज़रिए बंद करवा दें, ये इस्लाम का कला है, मुसलमान मुल्क है। वह जब वो सारी बातें कर चुके तो कायद आज़म ने यक सत्री एक लाइन का उनको जवाब दिया कि मिस्टर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, उनके हुक्म पे बाज नहीं आए, वो मोहम्मद अली जिन्ना की कहाँ से मानेंगे इस मामले में। ये अप्रोच थी इस्लामाइजेशन, क्योंकि वो अपना उनका पॉलिटिकल स्टेचर था। वो अब इस तरह की जो एक्रोबेट्स हैं या इस तरह की जो क्या मैं लफ्ज़ तो बड़ा वहाँ जचता है, गिद्दड़ टपोशियाँ, लेकिन वो इसके ज़रिए से अपनी शख्सियत नहीं बनाना चाहते थे, उनकी शख्सियत पहले से बन चुकी थी। तो आप अब देख लें, ताहिर मलिक साहब को मैंने वहाँ तो जवाब सिर्फ इतना ही दिया कि रिज़ल्ट आप देख चुके हैं और क्या करें, आप इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि ये तो सामने की बात है, ये आपके भी सामने ये वादे हुए थे, हमारे भी ये सामने हुए थे, टीवी पे मतलब मिलियंस लोगों ने इसको देखा, लेकिन स्टैंड लेने का वक्त आया, नहीं ले सके। आतिफ मियाँ को कुछ नहीं चाहिए था, मतलब आतिफ मियाँ को तो वो सऊदिया जिनसे आप डिक्टेशनें लेते थे उस सऊदिया के भी तो वो इकॉनमी के ऊपर जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हैं उनमें उनकी स्टेट गेस्ट के तौर पर वो आते रहे, वो भी तस्वीरें हमने वो भी वीडियोस देख रखी। लेकिन बात वही है कि आपको खुद सोचना होगा, आपको खुद से ये ख्याल करना होगा कि अब आप जा किस तरफ रहे हैं। अभी सूडान की खबर आप लोगों ने सुन ली, एक रात में सुबह उठे, वन फाइन स्वीट मॉर्निंग उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जी वो इस्लामी ममलकत से बाज आए, आज से हम सेकुलर हैं। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कितनी देर लगी अपने मफाद की खातिर, जो उनके स्टेट का जो उनका फ्यूचर का था, उन्होंने कहा ना लो जी औरतें गाड़ी भी चलाएंगी, अब बारें भी बन गई हैं, अब ये भी हो गया, अब वो हो गया है। भाई दी ये 2-3 दफ़ा बारों का लफ्ज़ आया, मुझे ज़ाती तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पतंग की गुडियाँ और बारें और शराब पे पाबंदियाँ, इनके ज़रिए जो इस्लाम बन रहा है ना, वो इस्लाम हुकूक का इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम कुर्सी की को प्रोलॉन्ग करने का इस्लाम है। क्योंकि जब सारा काम एक तरतीब से जा रहा हो और आप, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, विनिंग द आर्गूमेंट एंड लूजिंग द केस, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वो सारे हैं जिन्होंने आर्गूमेंट विन करने की खातिर हमेशा केस लूज़ किया है।
और अब कौम का केस लूज़ होते होते अब कहाँ तक आ चुकी है बात। बाद में आप देख लें, वो कहते हैं कि ये वो आर्मी चीफ, तो वो जो बड़ा आर्मी चीफ था जिसके पास 11 साल सदारत भी रही और डिक्टेटर भी रहा, सारा कुछ किया, उसने भी फिर जब उसका वक्त आया तो इस्लामाइजेशन को, जो भुट्टो ने सड़क बना दी थी, उसने उसको 3 लेन और 6 लेन्स की 1 वे मोटरवे बना दिया पकड़ के। ना उस सिविल क़यादत को शर्म आई, ना मिलिट्री क़यादत को हया आई, करने वालों ने तो जो किया। अब ये आपकी हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री में इस तरह की सियासत और इस तरह की जो है अपना मिलिट्री लीडरशिप और इस तरह की मुक़्तदरा, वो मिल के, तो वो 40 साल का तजर्बा सामने रख के अब आगे जो आप अगर वही तरीका उन्हीं पैरों पे पैर रखने हैं, तो फिर तो वो उसने पंजाबी के किसी ने कहा है कि जाके पूछ लो मजनू दे मापियां तो जड़ियाँ खटियाँ उस खवाइयाँ ने। तो जो पहले दो ने, 2 हरदिल अजीज़ और 2 बड़े सरबरा बुर्दा थे, वो जो ये कर चुके हैं, इन पैरों पे अब आपके मीडिया और आपके इस तरह नेचुरली अब ये काम नहीं चल सकता। अब इदारों को, मुक़्तदरा को, मुकर्रना को, अदलिया को, सियासतदानों को और फिर इमरान खानों को, यानी वज़ीर आज़मों को, ये देखना पड़ेगा कि अपने अवाम के ज़िंदा रहने के सिटीज़न राइट्स के ऊपर कानूनी छुरियाँ चला के फिर आपके पास जिस आइन के ज़रिए आपने पब्लिक के राइट्स का इनकार किया है, उसी आइन में इतनी शिकनियाँ होंगी, इतनी दफ़ा वो टूटेगा, इतनी उसमें तरमीमें आएंगी कि फिर आपके पास भी कुछ, आपके पैरों के नीचे भी ज़मीन नहीं बचेगी। तो इस तरह के जो मुश्किल और तकलीफ़ दे और दुखने वाले फोड़े की तरह, यानी उसको हाथ लगाते हुए भी जो है वो आगे से बिलबिला रहे होते हैं, उन मौज़ूआत पे जब बात हो रही हो तो उनको खुदा के लिए, मैं नेचुरली ये जिन्होंने इस पे खुशी का कहीं इजहार किया होगा तो वो ज़्यादा इम्कान तो वही है ना कि वो अपने अहमदी तबके से, अहमदी जमात के ही मेंबरान होंगे, तो वो उस पे इस तरह के अल्फाज से इसलिए गुरेज़ करें कि ये बातें दुखे दिल के साथ की जाती हैं, तकलीफ़ के साथ की जाती हैं और इसमें कोई खुशी नहीं होती। यानी आपका घर जला है, आपके घर उजड़ा है, ये पाकिस्तान हमारा घर था, हमारा घर है, हमारा घर ये रहेगा। उसके साथ ये खिलवाड़ हुए हैं, वो मुन्नू भाई जैसे कहते हैं ना कि हम साड़ियाँ नीयाँ पुटियाँ गईयाँ। तो ये तो हमारी नीयें पुट्टी गई हैं, हमारी बुनियादें उखेड़ी गई हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये बातें जब हाईलाइट की जाती हैं, इन पे बात की जाती है, और बात किसी शौक़ के लिए नहीं की जा रही, बात इसलिए की जा रही है कि अब और हल कोई नहीं है। ये खित्ता ज़मीन है, यहाँ पे 22-23 करोड़ जो लोग हैं वो हैं, फिर उसमें ये पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर आबाद है। लोगों के मुंह देख लिए, पहले आप अमेरिका का मुंह देखते रहे। पहली जो ज़िया की इस्लामाइजेशन थी वो जहाद अफ़गानिस्तान, सो कॉल्ड जहाद, यानी जहाद की फ़िलासफ़ी आपको अमेरिका बना के दे रहा है कि ये जहाद होता है, और वो इम्प्लीमेंट हो रही है सऊदीया के फंडिंग और उनके स्पॉन्सरशिप के साथ। और वो बाद में उन्होंने इतराफ़ भी कर लिए जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी, उधर हिलरी क्लिंटन ने भी बता दी तफसील सारी, वो देखते आए। फिर अब आप कभी जहाज़ उड़ा के जाते हैं कि अब सऊदीया ये करे, अब फलाना ये करे। मुल्कों ने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए खुद करना है, और उसके लिए इनफरादी तौर पर आपको अपने ह्यूमन स्टफ़ को बचाना पड़ेगा। कितने इस वक्त मीडिया के बड़े बड़े जो सरखेल हैं, चंद नाम मैं फिर कह रहा हूँ उनको छोड़ के, किसने अपने आप को वक्फ किया है कि जनाब हम बात करेंगे, हमने एजुकेशन पे बात करनी, हमने हेल्थ पे बात करनी, हमने वोटर राइट्स के ऊपर बात करनी, हमने वोटर को एजुकेट करने के लिए अगले 10 साल हम वक्फ कर देते हैं। इनके पास अब इतना कुछ हो चुका है, प्लाटों की सूरत में भी इंसाफियों और एंकरों के पास उनके बैंक बैलेंस भी बढ़ चुके हैं। वो उनके ऊपर बहुत से मलकों की और बहुत से फरिश्तों की बहुत मेहरबानियाँ रही हैं। अब वो इस काबिल हैं कि अगर वो चाहें तो 10 साल के लिए कुछ भी ना कमाएं तो वो अपने आप को वो रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हल मिन मज़ीद वाला प्रोसेस भी उनके साथ साथ ही चल रहा है। तो पब्लिक के लिए किसने सोचा है अभी तक?
वो कितने हैं कि जिन्होंने पहले कोई मेहनत मजदूरी करके फिर रात को आके अपने चैनल पर बैठ के फिर आपके लिए वो वीडियो बनाई और फिर वो उसमें एक पैगाम दिया? वो कोई नहीं है आपके पास। तो वो ऐसा दर्द रखने वाले जब होंगे, वो अपने अपने हिस्से में कुछ काम ले लें। क्या बताया जाए, एक सड़क के ऊपर अगर कैंपेन चलाई जाए ना कि जी ये जो पिंडी भटियां से लेके तो जो चिन्योट या हाफजाबाद तक है, इस सड़क को महफूज वे कैसे बनाना है। मोटरवे को छोड़ दें, महफूज वे कि रात के 3 बजे भी जिसका दिल चाहे, मतलब अब तो हालत ये है कि कहीं हम अफसोस पे गए हुए थे तो वो उनका जो घर के जो बुज़ुर्ग थे वहाँ फूड़ी पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहीं कहा होगा कि आप रात रहें, तो मैंने कहा नहीं हमने जाना है। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उसने 2-1 दफ़ा बात सुनी, उन्होंने तो फिर दरमियान में बोले पुत्र गल है यहाँ तो हम रह पवो, तो यहाँ अभी निकल जाओ, खाने तक मत रुकें क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है। और रास्ता अच्छा नहीं से मुराद ये नहीं थी, कार भी थी, सड़क भी थी, लेकिन वो कहते थे रास्ता महफूज नहीं है। तो जब ये हालत है, इसके ऊपर किसने काम करना है? पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आप रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करें, उसके पिट फॉल्स दिखाएं, रोज़ाना उनके ऊपर बात हो, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, कुकड़ लड़ाने के लिए रोज़ाना एक टॉक शो बैठ जाता है, एक फलानी के वो तारुफ ही क्या करवाते हैं जी, ये जी तहरीक इंसाफ के फ़लाँ हैं, ये पीपल पार्टी के फ़लाँ हैं, ये नून लीग के फ़लाँ हैं। गोया आपने मुर्गे इकट्ठे कर लिए हैं, अब आपने वो लड़ाई करवानी है। उन्होंने उसी को, उनकी जो आपस में जो बहस है और बिलो द डिग्निटी, उस तरह की जो चीज़ें देखने के ऊपर आपने पब्लिक को लगा दिया हुआ है। ड्रामे अब उन्होंने छोड़ दिए हैं, अब वो आपके करंट अफेयर्स के ड्रामे देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के थिएटर्स देख रहे हैं और वो लगे हुए हैं। मीडिया हाउस को भी उसी में दिलचस्पी है, रेटिंग में दिलचस्पी है। कौन देख रहा है कि जनाब लोग किस सतह तक चले गए हैं, उनके ऊपर अब किस तरह डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके हमें काम करना होगा। तो मेरी आखिर पे फिर यही गुजारिश है कि जब हम इस नीयत से लगे हैं, कमज़ोर हैं, थोड़े हैं, हमारे रिसोर्सेज फलां सारी कमज़ोरियाँ हमारे साथ लगी हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने एक दिन अर्ज़ किया था कि वो परिंदे का काम था बाइबल की स्टोरी के मुताबिक चोंच भर के उस जलती हुई आग पे टपका देना। खुदा ताला का रहम, उस एक कतरे जो उस चोंच में कितना पानी आ जाता है, लेकिन खुदा ताला का रहम उससे जोश में आ जाता है कि अगर परिंदा ये कैफियत रखता है तो मैं तो मालिक के कुल हूँ, मैं तो खालिक के कुल हूँ, तमाम ताकतों का मालिक हूँ। तो हम तो ये चोंच भर पानी है वो टपकाते रहेंगे, लेकिन जब ये पानी टपकाया जा रहा हो उस वक्त छित्रोल वगैरह जैसे अल्फाज हमें ज़ेब नहीं देते। हमारा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है और हमारे जो नाजरीन हैं उनका भी ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ ये देखने की है कि हम हैं कौन। जिनको पता चल जाएगा वो उम्मीद है कि आइंदा ऐसे अल्फाज से, क्योंकि ये तामीरी सोच के साथ हमें अपने ख्याल में एक तामीरी काम कर रहे हैं। तामीरी कामों के लिए छित्रोल वगैरह के अल्फाज ज़ेब नहीं देते। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, सबको बेहतर फ़ैसलों की तरफ वापस लौटने की तौफीक दे। क्या मिलिट्री और क्या सियासतदान, क्या अदलिया और क्या मुकानना, ये सारे मिल के, और क्या मीडिया, ये सारे सुतून हैं। इन सब में इस वक्त ये लर्जे हुए हैं, खिसके हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे कायम नहीं है ये। और इनमें कान भी पड़ चुकी है, वो कान जो है ना वो उसमें वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है। एंगलिंग भी इसकी ठीक होने वाली है। तो ये सारे काम अल्लाह करे बर वक्त हों और खुली आंखों के साथ हों, पूरे शऊर के साथ हों। और जब ये हो रहे हों तो दुआएं तो दी जा सकती हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार हो सकता है, गायबाना दुआ हो सकती है, लेकिन छित्रोल वगैरह का अल्फाज कतई नामुनासिब है। अल्लाह ताला हमारे रद्द-ए-अमल, हमारे अल्फाज और हमारे इजहार, इनको अपनी रज़ा के ताबे रखे। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान, फ़ी अमानिल्लाह। सारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर थोड़ा इस पे वजाहत से बात करने पे माज़रत, तो खैर अब क्या करूँ, मैं कायम हूँ अपनी बात पर, लेकिन अगर आपको भी ये बात थोड़ी सी खिलाफ़े मिजाज लगी हो तो उस आपके नाजुक मिजाजी से मैं माज़रत कर सकता हूँ, लेकिन मौक़िफ़ मेरा यही रहेगा। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।